कल का दिन क्या देख रहे हैं उस्मानी साहब, किस तरह से, क्या कोई बड़ा दिन आप कह सकते हैं? कल के दिन को तारीखी से कहा जा रहा है, फुल कोर्ट बनना चाहिए या मौजूदा बेंच को ही केस को आगे बढ़ाना चाहिए? सर, कैसे देख रहे हैं आप अदालती मामलात को? देखिए, जो कोर्ट का प्रोसीजर ये होता है कि जो नोटिस वो भेजती है लोगों को, और अगर नोटिस देने के बाद कोई मौजूद नहीं होता तो फिर कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को सुन करके फैसला कर देती है। लेकिन ये जो केस अभी सामने है, इसमें तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत की पार्टी को तो नोटिस नहीं गई है, तो अब इसमें तो उनके बायकॉट करने का या नहीं करने का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने सुनना है जो पार्टी उनके सामने अपेयर होंगी, खासतौर से इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद वो फैसला दे देगी कोर्ट। क्या हुकूमत सेक्रेटरी दिफा और खजाना को अदालत जाने से रोक सकती है? सर, वो इस वास्ते बुलाया सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, क्योंकि जो रीजनिंग दी थी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए 8 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने ये कहा था कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब है और उनके पास पैसे नहीं है। तो अब ये, चूंकि ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन करने की होती है, हुकूमत की नहीं है जिम्मेदारी, ये इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से इस पॉइंट को सामने रखते हुए कोर्ट ने मुनासिब ये समझा कि वो सेक्रेटरी डिफेंस को बुला ले सिक्योरिटी की वजह से, और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला ले और उनसे पूछे कि भी क्या वजूहत हैं कि उनके पास वो चीजें नहीं है जो कि इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए, ये पूछने के लिए। और अगर वो उनको कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं तो उस सूरत में कोर्ट फिर कहेगी ठीक है, अब इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। अगर वो नहीं सेटिस्फाई करते और कोर्ट कहती है कि नहीं है, अब ये तो इलेक्शन होनी चाहिए 90 दिन के बाद, और इलेक्शन कमिश्नर कहती है कि अब इलेक्शन करें, तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर जो है वो, चूंकि उसने इस बयान दिया हुआ है कि सिचुएशन सिक्योरिटी बहुत ख़राब है और पैसे नहीं है, और इस वजह से वो अपनी जिम्मेदारी जो आइन उस पर रखी है आइन ने, यानी वो फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन करे, वो नहीं करा सकता। तो फिर अगर एक दफ़ा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं आप इलेक्शन कराएं, तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह सकता है कि जी मैं तो करा दूंगा, आप कहते हैं, लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि फ्री फेयर इलेक्शन होंगे। फ्री फेयर के इलेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई लड़ाई झगड़े नहीं होगा, कोई मार काट नहीं होगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल फैसला है। दूसरी एक पार्टी साफ कह रही है कि हमें एतमाद नहीं है इस बेंच के ऊपर, तो इस चीज को रोकने के लिए, चूंकि आप देखें 9 जजेस की बेंच से अब ये फिर से 3 जजेस की बेंच बन गई है, तो इस चीज को रोकने के लिए ये मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब होगा कोर्ट के लिए कि अगर वो उनकी ये इस्तदा जो है गवर्नमेंट की कि फुल बेंच कर दे, तो उससे कंट्रोवर्सी नहीं होगी, यानी जो फैसला कोर्ट करेगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और जरूरत यह है कि इस मौके पर कि कोर्ट का फैसला एक्सेप्ट किया जाए। उस्मानी साहब, तहरीके इंसाफ का दावा है सर कि अगर बात नहीं मानी गई, अगर अदालती फैसला नहीं माना गया तो वजीर आजम घर जाएंगे। सर, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता देख रहे हैं आप? ये मामला इलेक्शन कमीशन के दरमियान ही रहेगा? नहीं, देखिए, वो हुकूमत से इसका ताल्लुक नहीं है ना। मैं जैसे आपसे कहा कि आइन कहता है कि इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है चीफ इलेक्शन कमीशन की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और अगर फर्ज किया कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि इलेक्शन होने हैं, और तो उसके बाद जो जिम्मेदारी या इनकार या एक्सेप्ट करना वो इलेक्शन कमिश्नर करेगा जी। उसकी प्राइम मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया और उनको कहा कि जी आप इलेक्शन कराएं, तो प्राइम मिनिस्टर का जवाब बड़ा सिंपल होगा, कहेगा जी मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं आइन के तहत इलेक्शन कराना। इलेक्शन कराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। आप उनको सर, इस पर भी कहिएगा, नई तरमीम पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें स्ट्राइक डाउन कर सकता है? ये तो अलग बात है ना, वो तो एक उन्होंने कानून बना दिया, अब उसको चैलेंज करने का तरीका है, वो जाएंगे पहले लाहौर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से वो जो फैसला अगर कोई होगा, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये स्ट्राइक डाउन कर दिया या स्टॉप कर दिया उसका उस पर एक्शन, तो उस सूरत पे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। क्योंकि इस मामले में तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून जो है वो बन नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई अमेंडमेंट करनी है कानून में, तो ये आइन में, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है और उसका तौर तरीका मुख्तलिफ होता है। क्योंकि ये चीज आइन में लिखी हुई है, कानून से इसका ताल्लुक नहीं है।
कानून बनाने से उस चीज को रद्द नहीं कर सकते। बदकिस्मती यह है कि मुल्क में सिर्फ आईनी, माशी और सियासी बहरान ही नहीं, अखलाकी बहरान भी बढ़ता चला जा रहा है। हुक्मरान रियासत का आईना होते हैं, मगर पाकिस्तानी सियासत का ये आईना इस कदर गदला हो चुका है कि शाइस्तगी और रवादारी जो कभी हमारे माशरे का तुर्रा इम्तियाज थी, अब खत्म होती जा रही है। जब सियासी रहनुमा ही एक दूसरे को कुकड़ी, पॉलिशिए, भगोड़े, फितने, नशई जैसे अलकाबात से नवाजें, तो फिर भला कारकुनों को कौन रोक सकता है। लिहाजा अब जलसे, रैलियां हों या सोशल मीडिया, बेहुदा जुमलों, पोस्टर्स और गलीज ट्रेंड से भरे पड़े हैं। खवातीन का लिहाज है ना किसी शख्स के जाती मामलात का, अवाम हो, हुक्मरान, रियासत हो या रियाया। क्या हमने कभी सोचा है कि ये बुरे अलकाबात, बहतान और इल्जामात किस अंजाम से हमें दो चार करेंगे। कि हमारी सियासी क़यादत इस वक्त जिस तरह और सियासी कारकुनान आपस में उलझे हुए हैं, ये बदकिस्मती की बात है। और गाली देना तो फिस्क है, और अल्लाह ताला ने तो कहा कि किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दो, तो ये जुर्म भी है, इंदल्लाह भी जुर्म है और इंदन्नास भी जुर्म है। गुनाह कबीरा में बहतान, गीबत, तोहमत, बहतान, ये गुनाह कबीरा में से। गुनाह कबीरा अगर तसलसल के साथ हो तो एक नतीजा उसका बुरा ये निकलेगा कि इंसान सल्बुल ईमान इस दुनिया से जाएगा, यानी मरेगा तो मुसलमान नहीं मरेगा। ये बहुत बड़ा अजाब है अल्लाह की तरफ से। जातियात से हटकर भी करप्ट, चोर, डाकू, लुटेरे जैसे इल्जामात मुखालिफिन पर खुलेआम बगैर सबूत के लगाए जाते हैं। क्या उन्हें सियासी बयान कहकर जान छुड़ाई जा सकती है? ये बाज़ लोग अपनी तकरीरों में, जलसों में, मसलन कोई कहता है जी घड़ी चोर, तो कोई कहता है जी मुल्क चोर, तो कोई कहता है जी फ़लाँ चोर, ये जो इस टाइप के अल्फाज हैं, ये तकरीरों में तो बड़ा मजमे को गरमाने के लिए और नारे लगाने के लिए और माहौल को अपने हक़ में ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर अदालत में जाके साबित करना उन्हें मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कोई काम जो साबित ना कर पाएँ, ऐसी कोई बात जो साबित ना कर पाएँ, वो अपनी ज़बान से जारी नहीं करनी चाहिए। जब तक जुर्म साबित ना हो किसी को मुजरम नहीं कहना चाहिए। अगर किसी ने तोहमत लगाई हो और वो साबित ना हो जाए, किसी पे इल्ज़ाम लगाया वो साबित नहीं हुई, तोहमत हुई, तो शरीयत तो कहती है 80 कोड़े सजा है उसकी। हम अगर सिर्फ सियासी रहनुमाओं पर उंगलियां उठाए ना, तो ये मुनासिब तो नहीं होगा। ये से अलमिया कह लीजिए, बदकिस्मती कह लीजिए कि हम बतौर माशरा ही इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम रमज़ान जैसे मुक़द्दस माह का भी एहतराम नहीं करते। तरावी से लेकर शैतान के मुक़य्यद हो जाने की रिवायात तक का मजाक बना कर रख देते हैं। इफ्तार और सहर या इस तरह की तरावी, इस तरह के जो शरी हमारी इस्तिलाहात हैं शरीयत के हवाले से, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप जो इस्लामी या शरई या मुक़द्दस इस्तिलाहात हैं उनका मजाक उड़ाएं या उन पर ठट्ठा करें। ऐसी किसी शख्सियत के जिसका मकाम अल्लाह के नज़दीक बुलंद हो, जैसे मुत्तकी, अहले तक़वा लोग, अहले वरा लोग, मुक़र्रबीन दरगाह परवरदिगार। और फिर इसी तरह कुछ दिन हैं, जैसे जुमे का दिन है, जुमेरात है, इसी तरह अय्याम ख़ास इबादात के अय्याम हैं, शब-ए क़द्र हैं। बाज़ महीने हैं कि जिन महीनों को हुर्मत का महीना करार दिया गया है। तो किसी भी शख्स की, शख्सियत की, जगह की, किसी वजूद की तौहीन, मजाक बनाना, उस पर एक कहकहा लगाना, क्योंकि यहाँ पर भी इस्तिफ़ादा है कि जहन्नुम का ईंधन बहुत सारे वो लोग बनेंगे जो मजाक उड़ाते हैं, जो मजाक बनाते हैं। और तौहीन, वहन, तौहीन जो है वो गुनाह कबीरा में से है।